लास्ट हमने क्लास के अंदर देखा था, ये जो टॉपिक है, जो स्लाइड्स हैं, वो हमने देखी थी गोल सीक की। इससे पीछे हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीएसएस। ये हमने स्टडी की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे। आगे हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की कंटिन्यूशन जो है वो हम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की कंटिन्यूशन, और हम इन्हीं चीजों को हम स्टडी करेंगे इसकी। तो ये कैपेबिलिटीज ऑफ द डीएसएस जो है, ये आगे टॉपिक है इसका। तो डीएसएस जो है, इसकी कैपेबिलिटी के अंदर काफी इसकी ना कैपेबिलिटीज हैं डीएसएस की, और जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, या कैपेबिलिटी है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप अपना जो डिसीजन है उसको इफेक्टिवली कर सकें, एफिशिएंटली कर सकें, और उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें, और उस डिसीजन के ऊपर जो जो आपको चाहिए वो आपको सारी चीजें अवेलेबल हों। डीएसएस ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो ये चीज है। अब कैपेबिलिटीज ऑफ द डीएसएस के अंदर स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट के अंदर जो हमें मेन चीज है वो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजिस। डीएसएस हमें कोई भी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए, जाहिर बात है जब भी कोई प्रॉब्लम राइज आउट होती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हमें डाटा चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें डीएसएस प्रोवाइड कर रहा होता है। और डिफरेंट डिसीजन फ्रीक्वेंसीज, आपको डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए एक डिसीजन नहीं होता, मल्टीपल डिसीजन ऑप्शंस होती हैं। डिसीजन एक ही होता है, लेकिन डिसीजन करने के लिए मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होती हैं। उन ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और वो ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेटर होती है। लेकिन उस ऑप्शन को, बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, एमसीडीएम। और एक मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, टॉपसीज है, एएचपी है, एएनपी है। ये सारी की सारी ये चीजें हैं जो हमें, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप उनमें से एक सबसे बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग वो आपके पास है। एक मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग होती है, आप इसके बारे में डिटेल्स हैं वो आप नेट पे, अगर आपका ज़हन हो, आप सर्च कर सकते हैं। वो आपके पास चीजें मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर एएचपी आ जाती है, एनालिटिकल हायरार्किकल प्रोसेस है, टॉपसीज है, एनालिटिकल नेटवर्क प्रोसेस है, एएनपी है। इसके अंदर और भी काफी प्रमोटी है, इसके अंदर और भी काफी हैं चीजें। इनके ऊपर मेरे काफी रिसर्च आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, जिनके अंदर मैंने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए आपके पास 10 चीजें हैं। 10 में से आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज को देंगे उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग है। और एक आपके पास आ जाती है मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग। इसके जरिए भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह और काफी टेक्निक्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस हैं तो उनमें से बेस्ट चॉइस जो है वो कौन सी आपके पास अवेलेबल हो। तो जो डीएसएस है, ये आपके पास
डिफरेंट डिसीजन फ्रीक्वेंसीज देता है, आपको मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस देता है, मुख्तलिफ आप डिसीजंस बना सकते हैं और उनमें से एक डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उस एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग जो है आपके पास है, इसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरियाज बना लेते हैं हम, उन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम अपना डिसीजन करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको स्टडी करना चाहता है तो मुझे बता दे, मैं उसको अपने रिसर्च आर्टिकल भेज सकता हूँ। प्लस यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हैं, आप मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग इन हिंदी लिखें, उर्दू लिखें, तो आपको मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको गाइडलाइन मिल सकती है। कैपेबिलिटीज की बात हो रही है तो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है, हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होगी उसके लिए भी जो डीएसएस है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग नोन फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, किसी भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो फैक्ट्स हैं आप उन फैक्ट्स को गैदर करते हैं और उन फैक्ट्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है ये भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएसएस के अंदर मौजूद होती है और डीएसएस के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। ये हमने बात की थी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कौन सी होती है? जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में होती है। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सी होती है? जो हमें पहली बार इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे हमने पहली बार फेस आउट किया है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, या कभी कभी कोई ऐसी कोई चीज होती है, प्रॉब्लम राइज आउट होती है, वो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाती है। और स्ट्रक्चर्ड के अंदर कौन सी आती है? स्ट्रक्चर्ड के अंदर वो प्रॉब्लम आती है जो हम डेली रूटीन बेसिस के ऊपर हम एक प्रॉब्लम को फेस आउट करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम उसका हल तलाश करते हैं और हमारे पास ऑलरेडी उसका हल पड़े होते हैं, उनमें से जो हल होता है वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये भी डीएसएस जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो इसकी डिटेल लिखी है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम वेयर इन रिलेशनशिप अमंग डाटा आर नॉट ऑलवेज क्लियर, द डाटा मे बी इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड आर ऑफन डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट और ऑब्टेन। आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर डाटा कभी भी तरतीब पे नहीं पड़ा होता, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा पड़ा होता है। मुख्तलिफ वेबसाइट से आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास कभी भी एक फॉर्मेट के अंदर आपको डाटा नहीं मिलता, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर डाटा मिलता है। आप उन सब फॉर्मेट्स को फिर एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन का जो काम है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको एक फॉर्मेट के अंदर क्लियर लेके आना। आपके पास डाटा कभी भी क्लियर आपको नहीं मिलता नेट से, फिर उस डाटे को क्लियर करना, उनके अंदर रिलेशनशिप बनाना, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डीएसएस की कैपेबिलिटीज के अंदर मौजूद होती हैं। डीएसएस कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैपेबिलिटीज है। आगे ये हमारे पास इसके अंदर 14 आपके पास डीएसएस की जो है वो कैपेबिलिटीज मेंशन्ड है, जिसके अंदर ये सबसे पहली जो कैपेबिलिटी है इसके अंदर जो मेंशन्ड है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सपोर्ट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, जितने भी मैनेजर्स बैठे हैं, किसी भी लेवल पे मैनेजर्स बैठे हैं, आप उनको उसको सपोर्ट करे, उसको हर लेवल की इंफॉर्मेशन मिले। अगर हाई लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जेक्टिव लेवल में इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एग्जेक्टिव को इंफॉर्मेशन चाहिए वो एग्जेक्टिव को प्रोवाइड करे, जो ऑपरेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑपरेशन लेवल पे प्रोवाइड करे, जो आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो आपको पॉलिसी मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो पॉलिसी मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। तो ये सारा काम किसका होता है? ये आपका डीएसएस का होता है।
सपोर्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, अगर कोई डिसीजन मेकर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर है, डिसीजन करना चाह रहा है, तो उसको भी सपोर्ट करे। अगर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर हैं, तो उसको ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर सपोर्ट करे। अगर डिसीजन मेकर टीम की फॉर्म के अंदर है, तो टीम की फॉर्म के अंदर उसको सपोर्ट करे। इंडिपेंडेंट और सिक्वेंशियल डिसीजंस, एक आपको इंडिपेंडेंट एक डिसीजन दे दे ये डीएसएस जो है, या आपको मल्टीपल डिसीजन भी दे सकता है कि आप इनमें से कोई अच्छा जो है वो डिसीजन आप कर सकते हैं। स्पोर्ट इंटेलिजेंट डिजाइन चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने हमने पीछे भी इसकी जो डायग्राम देखी थी कि जिसको सबसे पहले इंटेलिजेंस होती है, एक ही चीज किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फिर हम उसका सोल्यूशन डिजाइन करते हैं, फिर उस सोल्यूशन में जो मल्टीपल जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें से एक सोल्यूशन को हम चॉइस करते हैं, और फिर उस जो सोल्यूशन है फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये भी आपकी डीएसएस की कैपेबिलिटीज के अंदर आ जाता है। सपोर्ट वैरायटी ऑफ डिसीजन प्रोसेस एंड स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स के जो है एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डीएसएस जो है ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट वेज इख्तियार कर सकते हैं। लाजमी नहीं एक डिसीजन जो है वो एक ही वे से इम्प्लीमेंट होगा, डिफरेंट वेज भी होते हैं। अडाप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, डिसीजन में डीएसएस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये डीएसएस की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो इजीली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अडॉप्ट किया जा सके, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डीएसएस के अंदर कि वो अगर वो हम उसको एक्सपैंड करना चाहें एक्सपैंड हो जाए, कंडेंस करना चाहें सुकेड़ना चाहें तो वो सुकड़ जाए। जिस लेवल पे हम उसको डीएसएस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसी लेवल पे जाके डीएसएस जो है वो इम्प्लीमेंट हो। और अगर अडाप्टेबल, कम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, उसके जो पीपल्स हैं वो उसकी अडेप्टेबिलिटी के अंदर काफी इश्यूज रेज आउट करते हैं। इस चीज के ऊपर भी काफी रिसर्च आपको नेट पे ऊपर मिल सकती है कि अडॉप्शन इश्यूज, डीएसएस अडॉप्शन इश्यूज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपको मुख्तलिफ सेक्टर वाइज आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी हर्डल्स होती हैं, कौन कौन से रोड ब्लॉक्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक डीएसएस को इम्प्लीमेंट होने के अंदर रुकावट क्रिएट करते हैं। तो डीएसएस के ऐसा होना चाहिए जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको अडॉप्ट करना चाहे तो वो उसको इजीली अडॉप्ट कर सके। तो ये भी डीएसएस की एक कैपेबिलिटी है। इंटरेक्टिव यूज ऑफ ईज ऑफ यूज, इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव से मुराद ये है कि जैसे हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आप जूम की मीटिंग चल रही है तो जूम की मीटिंग के अंदर हम एक दूसरे के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इजीली दो पीपल और सिस्टम ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ईज ऑफ यूज होना चाहिए, इजीली आप उसको यूज कर सकें। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो डीएसएस की जो है वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, अगर उसकी रिजल्ट्स आने चाहिए जो वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको उस एक्सपेक्ट के ऊपर वो आपको चीजें वो प्रोवाइड करे, एंड एफिशिएंसी और एफिशिएंटली आपको प्रोवाइड करे। ये ना हो कि एक इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और वो डीएसएस जो है वो आपको 4 घंटे बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे रहा हो, तो ये उसकी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। इफेक्टिवनेस ये है कि वो जो आप चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे ही चीज आपको प्रोवाइड की जाए, ये उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर आएगी। ह्यूमन कंट्रोल द प्रोसेसेस, तो जो डीएसएस के जो प्रोसेसेस हैं ये ह्यूमन कंट्रोलेबल होने चाहिए ताकि सिस्टम जो है हम उन प्रोसेसेस को डिजाइन करें, हम उस उन प्रोसेसेस को डीएसएस के अंदर इंप्लीमेंट कर दें। तो ह्यूमन कंट्रोलेबल होना चाहिए। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट बाय एंड यूजर, एंड यूजर से मुराद ये है कि जो भी उसको इस्तेमाल कुनिंदा है, जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला है वो उसको इजीली डिप्लॉय कर दे। ये ना हो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो वो उसके अंदर आपको काफी टेक्निकल, ये एक टेक्निकल ऑपरेशनल उसको सिक्योरिटी वाइज उसके अंदर काफी ज्यादा मसले मसाइल हों कि एक डीएसएस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना ही एक पार्ट बन जाए, एक बहुत बड़ी मसला हो जाए हमारे लिए।
तो ये भी डीएसएस की एक कैपेबिलिटी के अंदर आता है कि डीएसएस को हम इजीली उसको ना डिप्लॉय कर सकें। और मॉडलिंग एंड एनालिसिस, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं एक डीएसएस को इंप्लीमेंट करने के। ये मॉडल्स हम आगे अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। मॉडलिंग एंड एनालिसिस, इसके अंदर हम एक मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को फॉलो करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो भी हम स्लाइडली अगली स्लाइड्स के अंदर जाके उसको टच करेंगे। और डाटा एक्सेस जो है, आपके पास 24/7 डीएसएस अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आपको कोई भी डिसीजन करना है तो उसके लिए जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आइदर आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास उसी वक्त आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और डाटा के ऊपर आपको एक्सेस 24/7 होनी चाहिए। स्टैंडलोन, इंटीग्रेट एंड वेब बेस्ड। स्टैंडलोन से मुराद ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीएसएस अगर अकेला चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टैंडलोन भी उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। और अगर आप अपने डीएसएस को किसी और डीएसएस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं और आप ग्रुप की फॉर्म के अंदर 2, 3, 4 डीएसएस को मिला के आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो उस डीएसएस जो आपके पास है, उस डीएसएस के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे डीएसएस के साथ इंटीग्रेट होके आपकी काम को सरअंजाम दे। और वेब बेस से क्या मुराद है कि ऐसा डीएसएस जो आपका इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन को खुद ब खुद ग्रैब करे। इंटरनेट के ऊपर क्रॉलर चलते हैं, वो मल्टीपल वेबसाइट से जो है वो खुद ब खुद इंफॉर्मेशन, आपका सिस्टम मल्टीपल वेबसाइट से खुद ब खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन होती है, उनको कलेक्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस के ऊपर, डीएसएस के जो है वो हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। पहला कंपोनेंट का डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम है, एक पहला कंपोनेंट उसका। दूसरा जो कंपोनेंट है वो मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम है, ये दूसरा उसका कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो उसका यूजर इंटरफेस सब सिस्टम है, ये सबसे इजी है। और ये जो चौथा उसका कंपोनेंट है डीएसएस का, वो नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम है। ये 4 जो है वो हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। इनको जब हम मिलाते हैं, आपस में इंटीग्रेट करते हैं, इन 4 कंपोनेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हैं आपके पास। तो ये जब हम इन 4 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं, हम इन 4 कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, इनके कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो ये आपस के अंदर फिर मिलके ये आपके पास डीएसएस जो है वो बनाते हैं। डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम जो है, सबसे पहला जो आपके पास है कंपोनेंट है, इसके अंदर इंक्लूड्स डेटाबेस दैट कंटेन द डाटा। जैसे कि डाटा मैनेजमेंट नाम से जाहिर है, ऐसा सिस्टम सब सिस्टम जिसके अंदर डेटाबेस होती है, ये आपके पास आ गया जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन पर्पज होता है वो आपके पास डाटे को मैनेज करना होता है, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना और डाटे को वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोर करना, डाटे को मेंटेन करना, डाटे की सिक्योरिटी को और प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज ना होने देना, ये आपके पास डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम का काम है। अगला जो आपके पास सब सिस्टम है वो मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम है। मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर ये बहुत ट्रिकी है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं, हम उन मॉडल्स को बनाते हैं, हम उन मॉडल्स को जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स होते हैं हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं या हम अपना मॉडल भी बना सकते हैं। और मॉडल बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं और मॉडलिंग की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। हम उन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए हम मॉडल बनाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व
किया जा सके। यूजर इंटरफेस होता है, ये आपको पता है यूजर इंटरफेस से मुराद जैसे कि हम अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम जीयूआई ज्यादातर यूजर इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जितना भी हम अब एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर जो यूज कर रहे हैं या लैपटॉप के ऊपर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये सारी के सारी हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये जीयूआई बेस्ड सिस्टम है, हम इसी को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम माउस को यूज करते हैं या हम टच स्क्रीन को यूज करते हैं। तो ये सारा का सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम है। नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम जितना भी नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड, जितना भी नॉलेज है वो सारे का सारा हम इस सब सिस्टम के अंदर मेंटेन करते हैं। वो इंटरनल भी नॉलेज हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं और इसके अंदर एक एक कंपोनेंट को जो है, ये जो चार कंपोनेंट हैं, इन चारों कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअली भी अगली स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये आपके पास डायग्राम आ गई है डीएसएस की, मॉडल डीएसएस की जो है, इसके अंदर ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास नजर आ रहा है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है सिर्फ डाटे को मैनेज करना है। वो डाटा आपके पास ईआरपी भी, आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वहां से भी आ सकता है। आपके पास ये लेगेसी सिस्टम है, यानी ये जो ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम जो चल रहा है, मैनुअल सिस्टम चल रहा है, वहां से जो डाटा आपके पास आ रहा है वो भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और डाटा आपके पास इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है और आपके पास एक्सटर्नल सोर्स से भी आपको डाटा गैदर किया जा सकता है। और डाटा आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, यहाँ से भी डाटा ग्रैब किया जा सकता है, यहाँ से भी हासिल किया जा सकता है। तो ये सारे का सारा डाटा ईआरपी जो आपका चल रहा है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसका डाटा, लेगेसी जो ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम है उसका डाटा, और वेबसाइट से जो डाटा इकट्ठा किया हुआ है वो डाटा आपके पास इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है। ये सारे का सारा डाटा जो है वो सारा आपका डाटा मैनेजमेंट जो सब सिस्टम है वो इसको मेंटेन कर रहा है। ये आपके पास डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम है, ये इन सब जगह से डाटा कलेक्ट करके डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर जा रहा है। अगला जो सिस्टम है ये मॉडल मैनेजमेंट है। जब आपके पास डाटा आ जाता है तो हम उस डाटे के बेस के ऊपर मुख्तलिफ मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। मॉडल्स हम अपने खुद भी मॉडल बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मॉडल्स बना सकते हैं, प्रॉब्लम स्पेसिफिक भी मॉडल बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपके पास सारा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर मॉडल हम बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग मॉडल्स को भी हम यूज कर सकते हैं और अपने भी मॉडल बना सकते हैं। मॉडल जो है वो किसी ना किसी मॉडल लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मॉडलिंग के लिए लैंग्वेजेस होती हैं, उन मॉडलिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए हम डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं। हम अपने भी बना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफिक मॉडल भी हम डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि डाटा मैनेजमेंट जो है वो मॉडल मैनेजमेंट के साथ यूनिटी इसका रिलेशनशिप नहीं है, इसका बाई रिलेशनशिप है। इंफॉर्मेशन आ भी रही है और इंफॉर्मेशन जा भी रही है। अब इसके नीचे जो है वो आपके पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो नॉलेज बेस्ड सब सिस्टम है। नॉलेज बेस्ड सब सिस्टम जो है इसका मेन पर्पस ये होता है कि नॉलेज को डिसेमिनेट करना। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो नॉलेज जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंटरनल नॉलेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल नॉलेज भी हो सकता है। तो हर किस्म की इंफॉर्मेशन रखना, वो नॉलेज रखना, ये आपके पास नॉलेज बेस्ड सब सिस्टम का काम है। अब आप इसके अंदर देखेंगे ये चौथा मॉड्यूल आपके पास ये है कि यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस से मुराद जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अब आप जूम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास जूम जो है वो आपके पास आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसको यूज करते हुए हम ये आज की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस जो है आप देखें जरा, यूजर इंटरफेस और नॉलेज जो है सब सिस्टम ये आपस के अंदर इस तरह इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, बाई इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, जा भी रही है और आ भी रही है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो है ये आपके पास डाटा मैनेजमेंट जो है इसके साथ कनेक्टेड है। डाटा आपके पास नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो है ये कहाँ से चीजें डाटा ले रहा है,
इकट्ठा कर रहा है, ये डाटा मैनेजमेंट है। डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज बेस को, और ये यहाँ से जहाँ जो डाटा आपके पास पड़ा है उसको प्रोसेस करके उसको नॉलेज की फॉर्म के अंदर आपके पास जनरेट कर रहा है। और डाटा मैनेजमेंट जो है डायरेक्ट भी यूजर के साथ कनेक्टेड है, ये आपस में दोनों चीजें ये भी कनेक्टेड हैं और ये भी कनेक्टेड हैं। और डाटा मैनेजमेंट जो है वो आपके पास आगे जो फर्दर वो मॉडल मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। आपके पास एक्सटर्नल मॉडल्स भी होते हैं, इंटरनल मॉडल्स भी होते हैं। एक्सटर्नल मॉडल से मुराद ये है कि वो मॉडल्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड नहीं है, जो प्री डिफाइंड मॉडल हैं कि और किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने मॉडल बनाए हैं, या आपके पास रिसर्च बेस्ड जो है मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, लोगों ने रिसर्च की होती है, एक मॉडल प्रपोज किया होता है, आप उन मॉडल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप अपने मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉडल्स आपके पास आ जाते हैं, और ये इन मॉडल्स को नॉलेज बेस्ड सिस्टम और ये यूजर इंटरफेस ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पर ये यूजर कंपनी का कोई भी यूजर है, जैसे आप इस वक्त तो जूम को यूज कर रहे हैं, तो ये आप यूजर की कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज है वो भी आपके पास नॉलेज सिस्टम के अंदर यहाँ पर एंटर हो रहा है। अदर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं, और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनेट और एक्सट्रानेट, ये भी सारी इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं डीएसएस के: डाटा मैनेजमेंट, मॉडल मैनेजमेंट, नॉलेज बेस्ड सब सिस्टम और यूजर इंटरफेस।